बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही हसास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करता जा रहा है और लोगों की परेशानियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जी हाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चों की तरबियत किस तरह से करें। नाज़रीन, पहले जॉइंट फैमिली एक रहमत समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जहमत बनती जा रही है। पहले हम ये देखते थे कि जॉइंट फैमिली में सब मिलके एक दूसरे के काम आया करते थे, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा किया करते थे। लेकिन अब हालात बड़े मुख्तलिफ हो गए। अब एक माँ है, वो ये देखती है कि मुझे अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करनी है, उसको बड़ा इंसान बनाना है। वो वीडियोस देख रही होती है, वो किताबें पढ़ रही होती है, वो काउंसलिंग सेशंस ले रही होती है। लेकिन जब उनको अप्लाई करने आती है तो उसको ये सुनना पड़ता है कि भाई, हमने भी तो अपने बच्चों की तरबियत की है। दादा दादी इन्वॉल्व हो जाते हैं, चचा फुप्पियाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है अच्छे अल्फाज, लेकिन घर में गालियाँ भी चल रही होती हैं और दूसरी बातें भी होती हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाह रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रहती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पा रही होती। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली में जब इस तरह के हालात होते हैं, माँ कुछ चाह रही है, दादा दादी कुछ और चाह रहे हैं। माँ चाह रही है कि मोबाइल ना दे बच्चों को, दादा दादी के दे देती हैं कि भाई कोई मसला नहीं है। माँ चाह रही है कि बच्चे जंक फूड ना खाएं, उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, दादा दादी कहती हैं कि कोई मसला नहीं है, खुद मंगा के दे देती हैं। माँ बाप कुछ खिलौने नहीं दिलाना चाह रहे, बच्चा रोता है, दादा दादी दिला देते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी मसला होता है कि वो एक बच्चे को दिला रहे होते हैं, दूसरे को नहीं दिला रहे होते। दादा दादी का फ़र्क कर रहे होते हैं, दादा दादी का कोई एक लाडला होता है। अब वो क्या करें बेचारे माँ बाप। तो वो बहुत सारी जगहों पे फैसला उनके हाथ में होता ही नहीं है। और अगर वो थोड़ा सा ये जाहिर करने की कोशिश करें कि ये गलत हो रहा है, तो फिर घर में ख़राब माहौल होता है। तो नाज़रीन, बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, यही नहीं है। क्लास डिफरेंस आ गया है, एक भाई ज़्यादा कमा रहा है, एक भाई कम कमा रहा है, तो उसके अलग मसाइल हैं। एक का अलग लाइफ स्टाइल है, बीवी का दूसरी का अलग है, तो फिर अलग मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, अलग अलग रंग है मसाइल के। आज हम मसाइल पे बात नहीं कर रहे, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन मसाइल के अंदर रहते हुए बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे की जाए। तो वजिया, रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हूँ मैं आपके साथ। लेकिन तैयार तो होती हैं यार वो, लेकिन ये कि आज ज़रा इनके सर में दर्द हो रहा था। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे साथ ज़रूर बैठें, इस टॉपिक पे वो मिलकर बात करें, क्योंकि जॉइंट फैमिली के हवाले से जो ख़वातीन जो काउंसलिंग करवाना चाहती हैं, तो वजिया उनको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही होती हैं और इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो तबीयत इनकी ख़राब है, शायद ये कम बोले, सर में दर्द इनके तो है, लेकिन ये कि मेरी सपोर्ट के लिए ये आ जाती है। तो पहली बात हमारी क्या है? पहली बात वजिया आप बताएंगी कि जॉइंट फैमिली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसूल वाज़ेह होने चाहिए। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या उसूल बनाए हैं और वो उसूल घर के बाकी लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है तो आपने एकदम से ये उसूल बना दिया कि कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। क्यों हाथ उठा रहे हो? 2 दिन तक आप उस उसूल पे कायम रहीं, उसके बाद वो उसूल कहाँ और आपकी बात कहाँ। आपने देखा बच्चा जो है वो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गलत बात कर रहा है कोई, आपने उसी वक्त बच्चे को डांट डपट की और कहा कोई इस तरह की लैंग्वेज घर में इस्तेमाल नहीं होगी, कोई इस तरह के अल्फाज नहीं बोलेगा। 2 दिन तक तो आपने उसको रोक टोक की। बच्चे के अंदर जाहिर सी बात 2 दिन में चेंज नहीं आ जाएगा, जो उसने अल्फाज सीखे हैं वो भूलेगा तो नहीं। 2 दिन बाद आपने हिम्मत हार गई हैं, आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। इस तरह और चीज़ें हैं, आपने उसूल बनाए, फ़ौन बनाए और फ़ौन ख़त्म कर दिए उसूल। अच्छा, बाज़ वक़्त हमने खुद भी ख़त्म नहीं किए। यानी आप चाहती हैं कि ये अल्फाज ना बोले, बच्चा किसी को ना मारे, लेकिन दादा दादी मार के खुश हो रहे होते हैं। या वो अल्फाज आप चाहते हैं कि बच्चे ये नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ना करें, चचा या दूसरे लोग जो घर के होते हैं वो अल्फाज बोल रहे होते हैं और कहते हैं इसमें हर्ज क्या है। जब बहुत से घरों में पता है ऐसा भी होता है। कॉलर थी, कह लगी कि मेरा बच्चा गालियाँ देता है। मैं गालियाँ घर में कौन देता है गालियाँ? कहीं सब देते हैं गालियाँ, गाली दे दे के बात करते हैं। और बच्चा जब गाली देता है तो खुश होते हैं। अब जब बच्चा छोटा है, बोलना शुरू करता है नया नया, आप उसने कोई भी गलत लफ्ज़ निकाला मुँह से, हम खुश होंगे तो बच्चे को तो नहीं मालूम ना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। उसको तो ये नज़र आ रहा है कि मेरे घर वाले खुश हो रहे हैं जी। अब तो वो काम करेगा, एक बार नहीं बार बार करेगा वो काम। नहीं, ये तो हम समझाते हैं कि जिस चीज़ पर आप खुश होंगे ना, बच्चा वो काम ज़्यादा करेगा, या जिस चीज़ पर गुस्सा करेंगे बच्चा वो काम भी ज़्यादा करेगा। ये सीधा सीधा उसूल है।
कि बच्चे को आदतों की बच्चों की जो आदत है उनको आप कमज़ोर या मजबूत किस तरह से कर सकते हैं। खैर, तो आपने उसूल वाज़े बनाए नहीं और कम्युनिकेट नहीं किया बनाने के बाद, तो क्या होता है, जॉइंट फैमिली के अंदर आप अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। तो पहली बात याद रखिए, आपके पास रिटर्न में क्लियर कट उसूल होने चाहिए। यानी अगर आपके उसूल होना चाहिए कि बच्चे रात को 9 बजे सो जाएंगे, सपोज आपने ये उसूल बनाया है, तो आपके यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। आपने उसूल बनाया है कि बच्चे 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इस उसूल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। या आपने उसूल बनाया है कि घर में बाहर से खाना नहीं आएगा, या कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में इतनी दफ़ा आएगा। हो सकता है आप लोग मंगाते हो, तो आप, लेकिन आपने बनाया कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये उसूल के ऊपर आपको बहुत सख्ती से अमल भी करना है और ये उसूल सबको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो है एकदम से सारे महाज ना खोल दें, यानी सारे उसूल आप बनाएं और सब उसूलों पे एकदम से आप काम शुरू कर दें कि भाई बच्चे को जल्दी सोना भी है, बच्चे को इस टाइम पढ़ना भी है, इस टाइम खेलना है। आप ये देखें कि घर का माहौल क्या है आपके। जैसे ज़ुबैर ने कहा कि आपने रात का टाइम रखा है 9 बजे सोने का। अब क्या पता रात के 9 बजे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब बैठ के बात करते हों, बच्चे खेलते हों, ये अलग माहौल हो घर का, आपके 9 बजे सोने का माहौल ना हो। तो अब आपने पहला रूल जो बना दिया वो यही बना दिया कि जल्दी सोना है, तो आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया पहले ही। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले उस उसूल पे काम करें जिस पे सब मुत्तफिक हों, सब कहें कि हाँ ये काम तो होना चाहिए, या जिस पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। यानी आपने कहा कि भाई मैं बच्चों को 10 बजे सुलाऊंगी, तो आपके शौहर भी आपके साथ खड़े होने चाहिए इसके ऊपर। वहां से स्टार्ट मत लीजिएगा जहां से आपको मुजाहमत का सामना हो। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन या मर्द हजरात भी टसल में भी कहते हैं कि हम ये काम करेंगे। ये सब बच्चों के खेलने का टाइम है, दादा दादी भी खुश हो रहे हैं, चाचा भी खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं कि सब बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, इनका खेलने का टाइम है। लेकिन आपको किसी बात का गुस्सा होता है, रिश्तों में चल रही होती है, तो अब आपने क्या किया, आपने कहा नहीं इस टाइम तो नहीं खेलेंगे बच्चे। कि जब ये काम आप कर रहे होते हैं कि वहाँ से स्टार्ट लेते हैं जहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा। अगर आपके ससुराल वाले आपके ख़िलाफ़ भी होते हैं, सास ससुर वगैरह, वो इस बात को पसंद नहीं करते कुछ चीज़ों को, तो आपके हाथ में पावर है ही नहीं। तो पावर लेने का सबसे ज़बरदस्त तरीका भी यही है कि आप वहाँ से स्टार्ट लें जहाँ से आप और वो सेम पेज पर हो। जब आप उस उसूल से स्टार्ट लेंगे और 1 महीना उस पर काम करेंगे, फिर अगला उसूल आप स्टार्ट कीजिए, वो भी जिस पे बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो या कम रेजिस्टेंस हो। यानी जो आपके सास ससुर हैं या बाकी जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा मुखालफत ना करें, बोले हाँ चलो सही, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, या अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप वहाँ से स्टार्ट लेना शुरू कीजिए जहाँ से आप उनको चैलेंज नहीं कर रहे हो। तो या आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आपने अगर 1 महीने तक एक उसूल पे आपने काम किया, जैसे आपने कहा दोपहर बच्चों को पढ़ाना है 3 से 5, आपने 1 महीने तक इस एक उसूल पे आपने अमल किया और इस 1 महीने में आपने घर वालों को तैयार किया अपने दूसरे उसूल के लिए कि अब जो है बच्चों का मैं टाइम सेट कर दूंगी सोने का ये वाला। फिर घर वालों को मालूम होगा हाँ अब बच्चे इतने बजे सोएंगे इनके। जब वो देखेंगे कि 3 से 5 जो भी हमने टाइम रखा है बच्चों का पढ़ने का, कि ये उस टाइम में बच्चों को वाकई में सख्ती से लेके बैठ रही है, पढ़ा रही है, जो उसने उसूल बनाए हैं उस पर अमल कर रही है, तो घर वाले भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात के तैयार हो जाएंगे कि जो उसूल बनाएगी तो ये उस पर अमल भी करवाएगी बच्चों से, ख़ुद भी अमल करेगी, तो जो घर के बाकी लोग हैं वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएंगे इस बात के लिए। नहीं, तीसरा उसूल ये कि बंद दरवाज़ा गुफ्तगू। बिल्कुल। बाज़ उसूल आपको टूटते हुए नज़र आ रहे होंगे, बाज़ वक़्त बच्चों में आपको ख़राबियाँ नज़र आ रही होंगी, कभी शौहर देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, कभी बीवी देख रही है गलत हो रही हैं, कभी दादा दादी को गलत लग रहा होता है। तो ये जो इख्तिलाफ आपको हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये जो इख्तिलाफ है ना बच्चे के सामने मत करें। यकीन करें बच्चा आप लोगों को इतना मिसयूज़ करेगा, इतना ब्लैकमेल करेगा, आप सोच नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम सुनते हैं तो बाज़ औक़ात हम लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी बच्चा जो है जब उसको पता है कि माँ बाप के इख्तिलाफ़ात हैं, यानी एक ऐसा केस हमें पता चला कि एक बच्ची थी, 9-10 की बच्ची है वो, तो वो फ़ोन पे बातें कर रही थी, उसके किसी से अफेयर शुरू हो गया। जब माँ को पता चला, माँ ने कहा कि तुम क्या कर रही हो। उसने जब रात को अपने शौहर को बताया तो शौहर
के सामने बच्ची ने कहा ये तो झूठ बोल रही हैं, ये तो खुद दिन भर किसी मर्द के साथ फोन पे लगी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, हंस हंस के बातें करती रहती हैं। माँ हक्का बक्का के इसका तो ये तो ऐसा होता ही नहीं है, झूठ बोल रही है। लेकिन वो इस कॉन्फिडेंस से उसने ये बात कही, उसको पता था कि शोहर उसके ऊपर वैसे ही शक करता है, मेरा बाप जो है वो मेरी माँ पे शक करता है, ये जुमला तो उसको गुस्सा दिला देगा। वो औरत कहती है, बहुत गरीब लोग थे बेचारे, तो वो औरत कहती है कि मेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए मुझे मोहल्ले से लेकर गया है मेरी माँ के घर पे, करीबी घर था, और कहा है कि इसको अपने पास रखो, ये किन चक्करों में पड़ी हुई है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसको अपने घर पे रखो। देखिए बच्चों को पता चल जाता है कि हमें अपना काम किस तरह से निकलवाना है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन उसको पता है कि आपके ताल्लुकात दादा दादी से ख़राब है और वो मोबाइल दे देते हैं, तो बच्चे भाग के जाएंगे दादा दादी के पास कि देखिए हमें मोबाइल नहीं दे रही वो, तो लो बेटा, वो इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हैं। और बाद में यही बच्चे उन दादा दादी के जब खिलाफ होते हैं ना, तो फिर उनको बहुत तकलीफ होती है कि बच्चा तो हमसे बदतमीज़ी कर रहा है। अरे शुरुआत तो आपने की थी ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके इख्तलाफात हैं आपस के, तो बच्चों के सामने जाहिर ना करें। औरतें भी ये करती हैं कि अपने शोहर को बच्चों के सामने सुना रही होती हैं, या सास ससुर के खिलाफ बातें कर रही होती हैं बच्चों के सामने। बच्चों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपके दरमियान क्या चल रहा है। बड़ी सफाई के साथ आपको ये काम कर जाना है। तो आपके जो इख्तलाफात हैं वो कमरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा भी होता है ना कि अगर वालिद ने बच्चे को डांट दिया, चाहे आप तो पेरेंटिंग सीख रही हैं, देख रही हैं, या मर्द हज़ार भी देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और आपकी शरीक हयात जो है वो उन्होंने इस तरह काम कर दिया है, तो सबके सामने, बच्चे के सामने भी आप शुरू रहते हैं कि बच्चे को डांटना ही चाहिए, मारना ही चाहिए, ये गलत तरीका है। अब क्या होगा इससे बच्चे की तरबियत नहीं होगी, मज़ीद खराबी पैदा होगी। ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है नाज़रीन, वो ये है कि घर में बॉस एक होना चाहिए। यानी जो डायरेक्शन बच्चे के सामने आ रही है वो एक तरफ से आना चाहिए, किसी एक शख्स की तरफ से, और वो एक शख्स माँ या बाप होना चाहिए। यानी जो घर का जो रिस्पॉन्सिबल, जिसकी सारी जिम्मेदारी है, वो एक शख्स के हाथ में होना चाहिए। दो के हाथ में होगी तो फिर ब्लेम गेम चलता रहेगा। तो और वो कौन होना चाहिए? माँ या बाप होना चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत जीनियस है, बहुत समझदार है, तो वो कहता है कि मैं बच्चों को डांटता नहीं हूँ, मारता नहीं हूँ, मेरा काम बच्चों को मोहब्बत करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये काम करना शुरू कर दिया बच्चे मुझसे बहुत दूर हो जाएंगे। हाँ, माँ अगर उनको डांट देती है, कभी मार देती है, तो उसके बाद क्या होगा, वो दिन भर साथ होते हैं, तो वो आपस में मिल बैठ के चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, कम्युनिकेशन की हो जाएगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, रात में आता हूँ, गुस्सा मैंने किया, मैंने डांट दिया, अब बच्चे मुझसे सहम गए या उनका मुंह बन गया, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे। अब रात उनकी ऐसी गुजर गई टेंस माहौल के अंदर, रात में नेगेटिव बातें सोचते सोचते सोएंगे, जहन ऐसी है नेगेटिव हो जाएगा आपका। सुबह उठ के बात करने का मौका नहीं मिला, अगले दिन जब घर पे आएंगे तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मेरा बाप पता नहीं किस तरह बिहेव करेगा, गुस्से में होगा, और आप ये सोच रहे होंगे कि आज बच्चे मुझसे किस तरह से बात करेंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो बॉस, मैं ये समझता हूँ कि घर का बॉस अगर औरत बन जाती है तो बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि हैंडलिंग मर्द की अच्छी होती है तो मर्द बॉस बन जाए, लेकिन मियाँ बीवी बने ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दादा दादी जो है वो जाहिर सी बात अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से बच्चे को आप लेके चलेंगे, वो भी चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर दादा दादी ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो भी बिगाड़ का बाइस बन जाएगी। ज़्यादा डांट डपट करेंगे तो बच्चा भी जो है वो दादा दादी से खिंच जाएगा और माँ बाप को भी बुरा लगेगा। अच्छा, माँ बाप चाहे कितना ही डांट लें, मार लें, बच्चा माँ बाप का ही रहता है, वो कहीं और नहीं जाता। तो आखिरी पॉइंट हमारा इसी हवाले से ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दादा दादी है ना, उनके तजुर्बात से भी फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, सारी गलतियाँ उन्हीं की तरफ से हो रही हैं। उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, उनका एक तजुर्बा है। तो बहुत सारी बातें हम ये देखते हैं कि जो लोग इतनी किताबें पढ़ रहे होते हैं, पेरेंटिंग की इतना काम कर रहे होते हैं, उनको वो बातें नहीं पता होती, जो बड़े भांप जाते हैं कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एक नज़र में देख लेते हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो उनके तजुर्बात को आप अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए। ये बात सही है कि आपके हाथ में अथॉरिटी होना चाहिए, आपको डिसीजन लेने चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उनकी वैल्यू कम है। जब आप जॉइंट फैमिली में हैं तो उन सब की वैल्यू है। बच्चे देखें, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो या ना हो,
लेकिन अगर दादा दादी बच्चे के हक़ में कोई बात बोल रहे हैं तो आपको समझनी चाहिए वो बात। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं भाई इन्हें तो कुछ नहीं पता, हम समझ रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, अब दुनिया बदल गई है, अब बिल्कुल एक नया अंदाज़ दुनिया सामने आई है, तो पुराने तौर तरीके ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, उनका तजुर्बा हर हाल में हमसे ज़्यादा ही है। बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, इन 5 बातों का ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी आपको दोबारा बता देता हूँ। वाज़ेह उसूल होने चाहिए। अगर वाज़ेह उसूल होंगे तो बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप उन उसूलों में से आपको पता होना चाहिए कि पहले किस उसूल से शुरुआत करनी है, और ये वो उसूल होगा जिस पे आप सब सेम पेज पे होंगे। इख्तलाफात से शुरू करेंगे तो आप भी सर फोड़ते रहेंगे, दीवारों पर टक्करें मारते रहेंगे, बच्चे का भी बुरा असर होगा और बड़े भी परेशान रहेंगे। चाहे वो परेशान कर रहे होंगे लेकिन अंदर से वो भी परेशान होंगे। तो वहाँ से स्टार्ट करें जिस पे सब मुत्तफिक हैं। तीसरे नंबर पे पॉइंट हमारा क्या था कि अगर इख्तलाफात हो जाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करें, अकेले में डिस्कस करें। हम कहते तो ये कि हमें बच्चों से मोहब्बत है, लेकिन यकीन करें असल मोहब्बत हमें अपने आप से होती है। हमें दिल की भड़ास निकालनी होती है, गुस्सा निकालना होता है। बहुत बुरी बात है, अपने आप को धोखा मत दें। बच्चों का भी नुकसान कर रहे होते हैं आप, अपने रिश्तों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। दरवाज़ा बंद करके सुकून से आपस में बात करें कि यार इसको किस तरह से हैंडल करें, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और यकीन करें जब आप इस तरह से बात करते हैं ना तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या था कि घर में बॉस एक होना चाहिए। हम ऑफिस में भी देखते हैं कि जब 2 लोग अलग अलग किस्म की डायरेक्शन दे रहे होते हैं, 2 मैनेजर्स हों और दोनों के पास इख्तियार हो कि आपके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन देते रहें, तो इतना ख़राब माहौल होता है, इदारों का बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए एक होना चाहिए और वो माँ या बाप में से होना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और बीवी यानी अगर माँ हो तो ये तो बहुत ही बेहतर है। और आखिरी बात ये है कि दादा दादी या नाना नानी उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, तजुर्बा है उनके पास, उनके तजुर्बे को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत बाज़ औक़ात उनकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। वो बच्चों को जो लम्स मिल रहा होता है, टच मिल रहा होता है, हक कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, ये उनको बच्चों को कहीं और से मिल ही नहीं सकता। दादा दादी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नाना नानी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पे मर्द एक गलती ये भी करते हैं कि अपने माँ बाप को तो बड़ी वैल्यू देंगे कि भाई मेरे माँ बाप हैं, इनको पता होगा, लेकिन जो लड़की के माँ बाप हैं उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। और बाज़ औक़ात लड़कियाँ भी ये जाहिर करती हैं कि हमारा ख़ानदान बहुत आला है, हम बड़े महज़िब लोग हैं, वहाँ बहुत अच्छा होता है। ऐसा ना करें, सारे रिश्ते बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनसे मुस्तफ़ीद हों। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो ये जो बाकी ऊपर के 4 पॉइंट हैं वो चारों आपके लिए हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें। तो जॉइंट फैमिली में जो ख़राबियाँ हो सकती हैं बच्चे की परवरिश में, उसको आप बहुत आसानी से बेहतर कर सकते हैं, और साथ साथ इससे आपके ताल्लुकात भी अपने शरीक हयात के साथ और बाकी लोगों के साथ बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो बातें आपके जहन में आती हैं, सवालात आते हैं, आप हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपके सवालात के भी जवाब देंगे और दे भी रहे होते हैं, और उन पर भी वीडियोज़ बनाएंगे। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।